हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। नेविगेट प्राइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991। इसको मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1991 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1991। ठीक है, तो इसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी लोग जल्दी से लाइव कनेक्ट हो जाइए। अगर आप ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कंप्लीट बैच नेविगेट प्राइम ऑफर कर रहा है। आप नेविगेट प्राइम ऐप को डाउनलोड करिए, उस पर आपको मिलेगा आरंभ बैच, जिसके अंदर हम कंप्लीट पार्ट बी का कोर्स आपको ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ यूनिट 4 और यूनिट 5 के लिए आप कोर्स देख रहे हैं तो आपको स्पेशल कोर्स यूनिट 4 एंड 5 के लिए भी मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है, हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस एक्ट का एनेक्टमेंट कब हुआ था या कब इनेक्टेड हुआ था। तो यह आपका इनेक्टेड हुआ था, यह आपका कब इनेक्टेड हुआ था? 21 सितंबर 1991। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इंपोर्टेंट डेट है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट डेट आपकी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि आपके जो टैक्सेशन एक्ट 1991 है इसका इनेक्टमेंट आपका कब हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो इन्फोर्समेंट डेट जो है वो हमारी कब है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। मतलब यह एक्ट जो आपका है कब इन्फोर्सेबल आपका हुआ था, तो ये आपका इन्फोर्सेबल हुआ था 1 जनवरी 1992 को। तो आपको ये डेट भी साथ में याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डेट्स जो हैं, ये डेट्स आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की, तो इसके अंदर हमें टोटल 38 सेक्शंस देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? हमें टोटल 38 सेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो इस एक्ट के अंदर कुल 38 सेक्शंस हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। ठीक है, समझते हैं आगे। चलो, मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे आता है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन की यहाँ पे बात होती है। ठीक है, वस्तुओं या उद्देश्यों का विवरण यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो मोटर व्हीकल टैक्स इज लेविड अंडर द मध्य प्रदेश मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1947। ठीक है, तो मध्य प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम जो आपका है 1947 के तहत मध्य प्रदेश में जो भी उपयोग किया जा रहा है या उपयोग के लिए वाहन रखे गए हैं, मोटर वाहन आपके रखे गए हैं, उस पर जो कर लगाया जाता है, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है, ठीक है, केप्ट फॉर इन मध्य प्रदेश। In addition, additional tax is levied on the passenger vehicle under separate provision of said act. Under the Madhya Pradesh Motor Vehicle Taxation of Goods Act 1962, goods tax is levied on goods carriage। कहने का मतलब ये है कि जो आपका इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, ठीक है, मोटर वाहन पर जो कर लगाया जाता है, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो अधिनियम के अंदर आपके अलग प्रावधान है जो कि यात्री वाहनों पर भी अतिरिक्त कर लगाया जाता है। और मोटर वाहन जो आपके हैं, ठीक है, जो मोटर वाहन आपके हैं, तो मोटर वाहन अधिनियम मध्य प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम 1962 के तहत माल वाहक वाहनों पर भी वस्तु कर लगाया जाता है। ठीक है, तो मतलब पैसेंजर व्हीकल के ऊपर भी आपको टैक्स देना होता है और आपको माल वाहक वाहन जो है उस पर भी टैक्स देना होता है पृथक से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो मोटर वाहन पर कराधान की हम बात कर रहे हैं, मतलब कि विथ अ व्यू ऑफ रेशनलाइजिंग and simplifying taxation on motor vehicle, the following object are sought to achieved through this bill। इस बिल के तहत मतलब इस विधेयक के तहत निम्नलिखित उद्देश्य को प्राप्त किए जाने के लिए प्रस्तावित किया गया था। सबसे पहला है मल्टीप्लाइसिटी ऑफ टैक्सेस ऑन मोटर व्हीकल विच मोटर व्हीकल टैक्स।
मोटर व्हीकल टैक्स आपका हो गया। फिर अभी हमने क्या देखा, गुड्स टैक्स हमने देखा, फिर साथ ही साथ हमने क्या देखा, हमने एडिशनल टैक्स भी देखा, ठीक है। इज बीइंग अबलाइज्ड बाय इंटीग्रेटिंग ऑल लेविबल्स टैक्सेस अंडर द हेड मोटर व्हीकल टैक्स, मतलब कि मोटर वाहनों पर जो भी आपका मोटर वाहन कर लगता है, जो भी आपका वस्तु कर लगता है, जो भी आपका अतिरिक्त कर लगता है, तो ऐसे विभिन्न प्रकार के जो कर आपके थे उन सबको समाप्त कर दिया गया और सभी लागू करों को मोटर वाहन कर शीर्षक के अंतर्गत समाहित कर दिया गया। मतलब मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1991 के अंदर सारे के सारे टैक्सेस को क्या कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है। नहीं तो क्या हो रहा था, पृथक रूप से, अलग अलग रूप से आपको यहाँ पे टैक्सेस जो है वो पे करने पड़ रहे थे। मोटर व्हीकल टैक्स देना पड़ रहा था, एडिशनल टैक्स देना पड़ रहा था, ठीक है, और आपको गुड्स टैक्स भी यहाँ पर देना पड़ रहा था। आगे हम बात करें तो आगे यहाँ पे क्या बोला है, टैक्स रेट फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ व्हीकल हैव बीन रैशनलाइज्ड एंड राउंडेड ऑफ टू मेक कैलकुलेशन ऑफ टैक्स अमाउंट एंड इट्स पेमेंट सिंपलर। मतलब कि जो वाहनों पर विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में, डिफरेंट कैटेगरी की बात की जा रही है, डिफरेंट कैटेगरी में जो आपका यहाँ पे टैक्स रेट अप्लाई किया जाता था, टैक्स रेट अप्लाई किया जाता था, उसको पूरा का पूरा क्या किया इन्होंने, राउंड ऑफ किया है, रैशनलाइज्ड किया है, ठीक है। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो कर की गणना है, टैक्स अमाउंट की कैलकुलेशन है और जो इसका भुगतान है, जो पेमेंट इसका है, इसको भी इसके अंतर्गत क्या बनाया गया है, साधारण बनाया गया है, सरल बनाया गया है, ठीक है। फिर क्या बोला, सर्टेन न्यू क्लास ऑफ व्हीकल सच एज प्राइवेट सर्विस व्हीकल। अब न्यू क्लास व्हीकल के अंदर प्राइवेट सर्विस व्हीकल आ जाता है। एमबी एक्ट के अंदर हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है, ठीक है, डिफाइन इसको हमने एमबी एक्ट के अंदर पढ़ा हुआ है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस आपका यहाँ पर हो गया है, ये भी आपका न्यू क्लास ऑफ द हो गया है, ठीक है। तो हैव बीन इंट्रोड्यूस इन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंदर इनको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो प्रेजेंट टैक्सेशन एक्ट डज नॉट प्रोवाइड टैक्स रेट फॉर सच क्लासेस। जो प्रेजेंट हमारा टैक्सेशन एक्ट है वो यहाँ पे टैक्स रेट प्रोवाइड नहीं कराता है इन क्लास के व्हीकल के लिए। सो दिस प्रोवाइड the proposed bill provide for separate tax rate for these new class of the vehicle। मतलब इन नई क्लासेस के व्हीकल के लिए जो प्रपोज्ड बिल है वो सेपरेट टैक्स रेट यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। प्रस्तावित विधेयक में इन श्रेणियों के वाहनों के लिए भी अलग दरें जो हैं वो आपकी क्या है, प्रावधान के अंदर आ चुकी हैं। आगे हम बात करें तो आगे हमें क्या बोला है कि द पॉपुलेशन ऑफ नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल सच एज मोटरसाइकिल, ठीक है, मोटरसाइकिल आपका हो गया, यहाँ पे स्कूटर आपका हो गया, कार आपका हो गया, इज 80% ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड व्हीकल इन स्टेट। मतलब कि आप समझिएगा कि मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, कार हो गई, ये गैर परिवहन वाहनों की आबादी में राज्य में कुल पंजीकृत वाहनों का 80% रजिस्टर्ड व्हीकल में आते हैं। 80% आपके रजिस्टर्ड व्हीकल हैं एंड देयर ओनर्स हैव टू repeatedly visit the regional transport office to deposit tax and get registration paper updated, ठीक है। और जो इनके ऑनर्स है रिपीटेडली विजिट करते हैं आरटीओ ऑफिस को और टैक्सेस को डिपॉजिट करते हैं, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन पेपर्स जो हैं वो अपडेट कराते हैं। स्टेट एडजॉइनिंग मध्य प्रदेश नेमली महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एज ऑल्सो इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज इंट्रोड्यूस्ड कंपल्सरी लाइफ टाइम टैक्स ऑन मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार, ठीक है। मतलब ये जो हमने यहाँ पे स्टेट की बात की है, मध्य प्रदेश तो आपका हो गया है, एडजॉइनिंग नेमली यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और क्या हो गया आपका उत्तर प्रदेश आपका हो गया और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली आपका हो गया। इन्होंने यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस किया, कंपल्सरी लाइफ टाइम टैक्स इंट्रोड्यूस किया। किसके ऊपर इंट्रोड्यूस किया, मोटरसाइकिल पर, स्कूटर पर, कार्स पर, ठीक है, इस पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। अब साथ में समझिएगा, फॉलोइंग द टैक्स सिस्टम ऑफ दीज स्टेट अ कंपल्सरी लाइफ टाइम टैक्स इज बीइंग प्रपोज्ड ऑन नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। जो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का मतलब ये हो गया कि जो कि आप गुड्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करते हो। तो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो आपके हो गए हैं, इनके ऊपर प्रपोज्ड हुआ है ये लाइफ टाइम टैक्स, ठीक है। लाइफ टाइम टैक्स आपको पे करना होता है, ठीक है, और कंपलसरी ये टैक्स आपका यहाँ पर हो गया है, ठीक है, कंपलसरी आपका यहाँ पर ये टैक्स जो है वो आपका हो गया है। अनिवार्य आजीवन टेस्ट, ये प्रस्तावित
आपका टैक्स हो गया है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में, ठीक है, आप समझना, एट प्रेजेंट पेमेंट ऑफ लाइफ टाइम टैक्स इज ऑप्शनल। अब जो हमने आज का टॉपिक स्टार्ट किया है, आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक हमारा है मध्य प्रदेश मोटरयान काराधन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत ये जो लाइफ टाइम टैक्स आपका है, ये आपका क्या हो गया? ऑप्शनल हो गया। किसके अंतर्गत? ये आपका मध्य प्रदेश मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1947 की अगर हम बात करें, हम तो 1991 की बात कर रहे हैं, बट मध्य प्रदेश मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1947 जो है, इसके तहत अगर देखा जाए तो ये ऑप्शनल आपका यहां पर हो गया है, ठीक है। तो द प्रपोज्ड कंपलसरी अरेंजमेंट विल इन एडिशन टू गिवन फैसिलिटी टू द ओनर ऑफ मोटर व्हीकल रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया है? इसका मतलब क्या हो गया है कि जो कंपलसरी अरेंजमेंट्स हैं, जो प्रपोज्ड कंपलसरी अरेंजमेंट है, किसके लिए? इन एडिशन टू गिवन फैसिलिटी, मतलब ओनर को एडिशनल फैसिलिटीज देने के लिए, ठीक है, मोटर व्हीकल, जिससे क्या होगा कि जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, जो आरटीओ ऑफिस आपका है, इसका जो वर्कलोड रहेगा वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो आपका यहाँ पे वर्कलोड कम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो समझिएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है? विथ अ व्यू टू कर्बिंग द टेंडेंसी टू अवॉइड द पेमेंट ऑफ द टैक्स ऑन मोटर व्हीकल, suitable provision have been incorporated in the bill of the payment of tax in advance subsequently and for the appropriate refund for period of non use। मतलब जो मोटर वाहन आपके हैं, ठीक है, कर भुगतान से आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो टैक्सेस भरने से बचते हैं। क्या होते हैं? टैक्सेस भरने से बचते हैं। तो क्या बोला? मोटर वाहन का जो भुगतान आपका है और जो कर को, मतलब टैक्स को पे करने की जो बचने की प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसी है कि भैया हम बच जाएं, हम इस उद्देश्य, मतलब ये उद्देश्य है कि हम बच जाएं, हमें टैक्स ना भरना पड़े, इसके लिए भी इन्होंने क्या बोला है? बिल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। मतलब कि विधेयक में अग्रिम कर भुगतान की व्यवस्था, मतलब पहले से ही कर जो है आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, आप बच ही नहीं पाओगे, ठीक है। और वाहन के उपयोग ना होने की अवधि के लिए उपर्युक्त रिफंड, साथ में यहाँ पे रिफंड की भी व्यवस्था शामिल कर दी है। बोले आप एडवांस में कर भर दो, अगर आप यूज नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे? अगर आप यूज नहीं करोगे तो भैया आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। तो रिफंड की भी व्यवस्था यहाँ पर जो है वो शामिल कर दी गई है, ठीक है। रिफंड की भी व्यवस्था यहाँ पर शामिल कर दी है, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, किसका? मोटरयान कराधान अधिनियम का इंट्रोडक्शन था। और जैसा कि हमने यहाँ पे समझा कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें टोटल 38 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। उसका पहला सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। पहले सेक्शन के अंदर हमें जो बताया गया है वो बताया गया है किसके बारे में? वो बताया गया है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट की बात की गई है और कमिटमेंट की बात की गई। मतलब इसका संक्षिप्त शीर्षक क्या है, इसका प्रसार क्या है और प्रारंभ क्या है, ठीक है। ये हमें देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 1 में। समझिएगा, क्लॉज नंबर 1 बोलता है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द मध्य प्रदेश मोटरयान काराधन अधिनियम 1991। ये जो एक्ट है इसको मध्य प्रदेश मोटरयान काराधन अधिनियम 1991 कहा जा सकता है, ठीक है। फिर क्या बोला? यह पूरे मध्य प्रदेश में विस्तारित है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्टार्टिंग के जो आपके सेक्शंस होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, भैया आप समझिएगा इस चीज को, ठीक है। इसको एक्सटेंड किया गया है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आपका ये एक्सटेंडेड है। थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे देखो, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अपॉइंटेड। मतलब यह वह तिथि है जिसमें राज्य सूचना के द्वारा, अधिसूचना द्वारा नियुक्त करके इसको प्रभाव में लाया गया था। और ये तारीख जो है वो तारीख आपकी है 21 सितंबर 1991, ठीक है। 21 सितंबर 1991। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था इसका जो इनेक्टमेंट आपका है, ये इनेक्टमेंट आपका कब हुआ है? इसका इनेक्टमेंट हुआ है 21 सितंबर 1991 के अंदर। और इन्फोर्समेंट डेट जो आपकी है वो आपकी 1 जनवरी 1992 है। क्या है आपकी? 1992 है। आई बात समझ में? यहां से क्वेश्चन जो है सेक्शन नंबर 1 से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है।
समझते हैं आगे, और आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हमारा सेक्शन 2 आता है। ठीक है, आगे हमारा सेक्शन 2 आता है, वो सेक्शन 2 के अंदर परिभाषाएं दी गई हैं। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमें किसी एक्ट को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले हमारी परिभाषाएं जो हैं हमें आनी चाहिए। हमने जब एमबी एक्ट को पढ़ा था 1988 को, तो उसके अंदर भी हमने जो चैप्टर नंबर 1 है उसका जो सेक्शन नंबर 2 है उसके अंदर सारी डेफिनेशंस को अच्छे से समझा था, और डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको डेफिनेशन से देखने को मिलते हैं। अब हम समझते हैं सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो डेफिनेशंस में सबसे पहली जो डेफिनेशंस आपकी आती है वो आती है आपकी टैक्सेशन अथॉरिटी। टैक्सेशन अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि वो ऑफिसर जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है पर्पज ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के लिए, इस एक्ट के प्रयोजनों के लिए जिस अधिकारी को राज्य सरकार के द्वारा क्या किया गया है, अपॉइंटेड किया गया है, वो टैक्सेशन अथॉरिटी कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, आपकी टैक्सेशन अथॉरिटी आपकी कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है ऑनर। ऑनर आपका क्या कहलाता है, ऑनर का मतलब ये है कि पर्सन इन हुज नेम अ मोटर व्हीकल इज रजिस्टर्ड अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 नंबर 59 ऑफ 1988 एंड इंक्लूड्स, मतलब कि ऑनर कौन है, जो मोटर व्हीकल आपका रजिस्टर्ड है अंडर द एमबी एक्ट 1988, उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स पर जो नाम होगा, क्या होगा, जो नाम होगा, वो व्यक्ति कौन कहलाएगा, वो व्यक्ति मालिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो व्यक्ति मालिक कहलाएगा, वो व्यक्ति आपका ऑनर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो व्यक्ति आपका ऑनर कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है, अ पर्सन हैविंग पोसेशन और कंट्रोल ऑफ अ मोटर व्हीकल फॉर द टाइम बीइंग, मतलब वह व्यक्ति जिसके पास अस्थायी रूप से मोटर वाहन का स्वामित्व है या फिर नियंत्रण हो। ठीक है, उसको भी आप क्या बोल सकते हो, ऑनर बोल सकते हो। नेक्स्ट, ऐसा व्यक्ति, मतलब अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ सच ऑनर। ठीक है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हो, वो ऑनर की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर क्या बोला, इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल कवर्ड बाय अ परमिट, द होल्डर ऑफ परमिट और अ पर्सन और पर्सन्स who have acquired a right of succession to the possession of the vehicle and to permit under the Motor Vehicle Act 1988। इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई परिवहन वाहन परमिट के अंतर्गत शामिल है, कोई परिवहन वाहन जो कि परमिट के अंतर्गत शामिल है, तो जो परमिट धारक व्यक्ति होगा या वह व्यक्ति या व्यक्तियों जिन्होंने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत वाहन या परमिट के स्वामित्व में अधिकार प्राप्त किया हो, तो वो व्यक्ति भी आपका यहाँ पर जो है आपका कंसीडर किया जाएगा एज अ ओनर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे टैक्स का मतलब यहाँ पर है टैक्स लेविएबल अंडर दिस एक्ट। ठीक है, मतलब कि जो कर से तात्पर्य ये है कि भैया जो भी कर है इस अधिनियम के तहत, जो भी टैक्स है वो आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा, टैक्स आपका कहलाएगा। ठीक है, ईयर का मतलब यहाँ पे वर्ष से है। ठीक है, अब वर्ष का मतलब यहाँ पे होता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, वर्ष का मतलब क्या होता है आपका, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर आप सभी लोग समझते होंगे, इसका मतलब होता है वित्तीय वर्ष। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वित्तीय वर्ष। अब वित्तीय वर्ष से मतलब यहाँ पे क्या होता है, वित्तीय वर्ष के अंदर भी बहुत सारी चीजें जो है इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे कि हाफ ईयर। हाफ ईयर का मतलब होता है फर्स्ट 6 मंथ। क्या होता है इसका, फर्स्ट 6 मंथ होता है, और सेकेंड 6 मंथ आपका जो होता है, ठीक है, एंड सेकेंड 6 मंथ आपका होता है, डेट इज द ऑल्सो हाफ ईयर। ठीक है, फिर आप समझिएगा क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट 3 मंथ। क्या होता है आपका, फर्स्ट 3 मंथ। ठीक है, एंड हम जब सेकेंड 3 मंथ की बात करेंगे तो ये मिलके आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाफ ईयर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ईयर से मतलब आपका ये होता है, इस तरीके से क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें तो द वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू देम इन द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। मतलब इस अधिनियम में बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जिनकी परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे जो कि इसके अंदर यूज किए गए हैं लेकिन डिफाइन नहीं किए गए हैं। तो अब आप समझोगे भैया डिफाइन कहां किए गए हैं,
तो इनको डिफाइन किया गया है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंदर, क्योंकि ये फॉलो तो उसी को कर रहा है, ठीक है, फॉलो तो उसी को कर रहा है, तो उसके अंदर डिफाइन किए गए और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो सेक्शन 3 की हम बात करें। सेक्शन 3 क्या बोलता है? लेवी ऑफ टैक्स ऑन मोटर व्हीकल, मतलब मोटर वाहनों पर कर अधिरोपण। क्या होता है, क्या होता है? तो समझिएगा क्लॉज नंबर 1 क्या बोलता है। A tax shall be levied on every motor vehicle used or kept for use in the state at the rate specified in the first schedule। मतलब प्रथम अनुसूची के अंदर जो भी दर यहाँ पे कर की निर्धारित की गई होगी उसके तहत अगर राज्य में कोई व्हीकल या मोटर वाहन आपका यूज हो रहा होगा तो उसके ऊपर टैक्स आपका लगाया जाएगा। टैक्स क्या होगा? टैक्स लगाया जाएगा। फिर क्या बोला? प्रोवाइडेड दैट the lifetime tax provided that the lifetime tax on every motor vehicle shall be levied at the rate specified in the second schedule। द्वितीय अनुसूची की जो निर्दिष्ट दरें आपकी हैं उस पर आप ऐसा बोल सकते हो कि एक आजीवन आजीवन मोटर वाहन पर एक लाइफ टाइम टैक्स जो है वो भी लगाया जाएगा, वो भी लगाया जाएगा, वो भी आपका कंपलसरी हो गया। ठीक है, तो लाइफ टाइम टैक्स भी आपका यहाँ पर लगाया जाएगा। फिर क्या बोला? प्रोवाइडेड फर्दर डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल पासिंग थ्रू द स्टेट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू अ डीलर अंडर द टेम्पररी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर अ पीरियड not exceeding 1 month, the rate of tax shall be 1/3 of the tax payable of for a quarter। मतलब कि अगर कोई मोटर वाहन है जो कि निर्माता से डीलर के पास अस्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र के तहत राज्य से होकर आया है, उस पर कितना टैक्स मिलेगा? तो एक माह की अवधि के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, होकर एक माह की अवधि के लिए जाता है, मतलब एक महीने की अवधि की बात करें, नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, ठीक है, पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ। तो जो रेट ऑफ टैक्स यहाँ पर होगा, रेट ऑफ टैक्स जो यहाँ पर होगा वो आपका कितना होगा? ये पॉइंट याद रखना भैया, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। इंपोर्टेंट पॉइंट आपका बनता है 1/3 ऑफ द टैक्स पेएबल फॉर अ क्वार्टर। ठीक है, जो क्वार्टर के अंदर टैक्स पे किया जा रहा होगा उसका 1/3 पार्ट जो आपका होगा वो टैक्स आपको यहां पर लगेगा। वो टैक्स क्या होगा? वो टैक्स यहां पर लगाया जाएगा। सेकेंड क्लॉज बोलता है अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल ऑफ विच द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज करंट सेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट ही presumed to have been in use to kept for use not withstanding the expiry of the certificate of fitness in case of such transport vehicle। मतलब ऐसा कोई परिवहन वाहन, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का मतलब आपका होता है परिवहन वाहन। ट्रांसपोर्ट व्हीकल मतलब क्या हो गया? ये हो गया आपका परिवहन वाहन। अब इसके अंदर पैसेंजर वाला वाहन भी आ गया, आपका गुड्स वाला वाहन भी आ जाएगा ना। ठीक है, तो जिसका पंजीकरण प्रमाण पत्र जो है वो आपका करंट में आपका जो है वैध है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपका है वो आपका करंट में क्या है? वैध आपका है, वैलिड आपका है। ठीक है, और इस अधिनियम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस अधिनियम में क्या बोला गया है कि उपयोग में है या फिर उपयोग के लिए रखा हुआ है या रखा हुआ माना जाएगा, चाहे उसके फिटनेस प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त हो गई हो। ठीक है, तो अगर उसका फिटनेस सर्टिफिकेट आपका एक्सपायरी हो गया है, क्या हो गया है? फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायरी हो गया है, इसके बाद भी क्या माना जाएगा? ये जो वाहन आपका है यह उपयोग के लिए या उपयोग में लाने के लिए रखा हुआ है, तो भैया टैक्स आपको उस पर भी देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन नंबर 4 आता है। क्या आता है? सेक्शन नंबर 4 आता है। सेक्शन नंबर 4 क्या बोलता है? टैक्स पेएबल बाय डीलर और मैन्युफैक्चरर। मतलब कि डीलर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? विक्रेता हो गया। ठीक है, अब देखो डीलर को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, आई बात समझ में आपको? डीलर को डिफाइन नहीं किया हुआ है। मैन्युफैक्चरर मतलब क्या हो गया? निर्माता हो गया। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ है, नहीं किया हुआ है ना। तो आपको याद होगा कि जो डीलर आपका है, डीलर को डिफाइन किया गया है। डीलर को कहां पर डिफाइन किया गया है? डीलर को डिफाइन किया गया है आपका एमबी एक्ट
एमबी एक्ट 1988 के अंदर। इसके अंदर 1988 के अंदर आपका डिफाइन किया गया है डीलर को। ठीक है, ठीक है। और हमने जो एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, उस एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर भी आपको क्या देखने को मिला था? एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिला था डीलर का। ठीक है, समझिएगा। तो क्या बोला गया है? आ टैक्स एट द एनुअल रेट। एनुअल रेट जो आपका है वो स्पेसिफाइड किया गया है किसके अंदर? थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल मतलब तृतीय अनुसूची के अंदर आपका यहाँ पर जो है स्पेसिफाइड किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला? जो रेट आपका फर्स्ट शेड्यूल के अंदर स्पेसिफाइड है, सेल बी पेड बाय अ मैन्युफैक्चरर। ठीक है, वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा पेड किया जाएगा। ऑफ और आ डीलर इन मोटर व्हीकल, जो मोटर व्हीकल का डीलर है, इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल हिज पोसेशन इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस एज सच मैन्युफैक्चरर or dealer under the authorization of trade certificate granted under the Central Motor Vehicle Rule 1989। मतलब आई बात समझ में? सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के द्वारा इनको व्यापार प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं। तो व्यापार प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उस पर जो भी कर होगा, जो भी टैक्स होगा, वो टैक्स इनको देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? जो भी निर्माता होगा या विक्रेता होगा, अपने व्यवसाय के दौरान अपने अधीन जो इन्होंने अपने मोटर वाहन को रखा हुआ होगा, उस पर जो कर होगा, वार्षिक दर होगी, जो कि तृतीय श्रेणी के अंदर स्पेसिफाइड है, वो तो देना ही देना है। किसके तहत? क्योंकि इनने व्यापार प्रमाण पत्र जो है वो लिया हुआ है किसके तहत? केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत। ठीक है, सेक्शन 5 यहाँ पे पेमेंट ऑफ टैक्स की बात करता है, कर का भुगतान की बात करता है। और इसके अंदर क्लॉज नंबर 1 क्या बोलता है? द टैक्स लेविड अंडर दिस एक्ट शैल बी पेड इन एडवांस। ठीक है, बाय द ओनर ऑफ द मोटर व्हीकल। ठीक है, अब एडवांस में आप यहाँ पे कर सकते हो टैक्स। अब एडवांस की बात क्या आती है मोटर व्हीकल में? एट हिज चॉइस। आप क्वार्टरली पे कर रहे हो, या आप हाफ ईयरली पे कर रहे हो, क्या आप एनुअली पे कर रहे हो? ठीक है, ऑन अ टोकन बी ऑब्टेन्ड बाय हिम फॉर द क्वार्टर, हाफ ईयरली और ईयरली। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि आपको ये भरना है विद इन 15 डेज। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 15 डेज फ्रॉम द कमिटमेंट ऑफ द क्वार्टर। ठीक है, जो भी आपके क्वार्टर का कमिटमेंट होगा, जो भी आपके हाफ ईयरली या ईयर का कमिटमेंट होगा, उसके 15 दिनों के अंदर आपको ये टैक्स जो है भरना पड़ेगा। टैक्स फॉर हाफ ईयरली टोकन सेल नॉट एक्सीड ट्वाइस। ठीक है, मतलब आप याद रखिएगा कि जो भी आपका हाफ ईयरली का मतलब आपका क्या हो गया? हाफ ईयरली का मतलब आपका हो गया छमाही। अर्धवार्षिक, ठीक है, अर्धवार्षिक टोकन के लिए जो आपका होगा, ठीक है, तो तिमाही टोकन जो आपका होगा उसके 2 गुना से अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो हाफ ईयरली जो क्या बोला इन्होंने? हाफ ईयरली टोकन सेल नॉट एक्सीड ट्वाइस एंड टैक्स फॉर द एनुअल टोकन सेल नॉट एक्सीड 4 टाइम्स। ठीक है, ये 4 टाइम्स से एक्सीड नहीं करेगा टैक्स फॉर क्वार्टरली जो आपका टोकन होगा। ठीक है, तो तिमाही टोकन जो आपका रहेगा वो 4 गुना से अधिक नहीं होगा, और अर्धवार्षिक जो आपका होगा वो 2 गुना से अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। क्लॉज नंबर 1 आपका यहाँ पे इंपोर्टेंट बनता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, प्रोवाइडेड दैट द टैक्स शैल बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल यूज्ड और केप्ट फॉर यूज for any period expiring on the last day of the quarter and not exceeding 2 months at 2/3 of the quarterly tax or 1/3 of such tax accounting to the period exceed or does not exceed 1 month। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई मोटर वाहन जो आपका है उपयोग या उपयोग के लिए आपने रखा हुआ है, कोई भी अवधि हो आपकी, तिमाही के अंतिम दिन समाप्त होती है। जैसे अवधि जो आपकी होगी कोई भी, वो जो कि तिमाही के अंतिम दिन समाप्त होती है, तो 2 महीने से अधिक नहीं है, तो आप क्या करोगे? उस तिमाही कर का 2/3 या फिर आप बोल सकते हो 1 माह से कम या फिर बराबर अवधि के लिए 1/3 जो भाग होगा, 1/3 भाग जो होगा, वो 1/3 भाग आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? 1/3 भाग आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो आपका लास्ट वाला पॉइंट है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे इंपोर्टेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? यह पॉइंट आपका यहाँ पर इंपोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। फिर क्या बोला इन्होंने? प्रोवाइड फर्दर
that whenever the rate of tax specified in the first schedule, आपको पता है प्रथम अनुसूची के अंदर टैक्स के रेट जो आपके हैं वो स्पेसिफाइड किए गए हैं, are enhanced and the owner of motor vehicle becomes liable to pay the tax at the enhanced rate। ठीक है, मतलब अगर प्रथम अनुसूची में जो भी दरों की वृद्धि की जाती है और किसी मोटर वाहन के मालिक को उच्च दर पर भुगतान जो है वो करना पड़ता है, तो वह वाहन मालिक जो होगा अगली अवधि के कर भुगतान के समय बढ़ी हुई राशि का अंतर जो होगा वो अंतर जमा करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कर वृद्धि हो गई और आप कम भर के आ गए हो तो अगली बार तो भैया आपको बराबर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बराबर आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है, इंपोर्टेंट आपका पॉइंट बनता है, ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। अगला पॉइंट देखो, प्रोवाइडेड ऑल्सो डेट द टैक्स लेविड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेज कैरेज। ठीक है, स्टेज कैरेज को भी डिफाइन आपने किया था किसके अंदर, एमबी एक्ट के अंदर। ये आपका क्या होता है, यह आपकी मंजली गाड़ियां होती हैं, मंजली गाड़ी आपकी होती हैं, क्या होती हैं आपकी, मंजली गाड़ी आपकी होती हैं। तो पेइंग ऑन द रूट अदर देन द सिटी रूट और द कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का मतलब होता है ठेका गाड़ियां। ठीक है, ठेका गाड़ियां एमबी एक्ट के अंदर हमने पढ़ा है। अदर देन द मोटर कैब, मोटर कैब को छोड़ के शैल बी पेड इन एडवांस मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली विद इन 10 डेज। ठीक है, याद रखना है, आप यहाँ पे भी मंथली कर सकते हो, मतलब मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया और आपका एनुअली हो गया। लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड आपको 10 दिन दिया गया है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयरली और ईयर, मतलब 10 दिन के अंदर जो टैक्स आपका है वो टैक्स आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। प्रारंभ के 10 दिन की बात यहाँ पे की जा रही है। क्लॉज नंबर 2 यहाँ पे ये बोलता है कि नाउ विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, जो सबसेक्शन 1 के अंदर आपका कंटेंट है, the tax levied under the first provision of the subsection 1 of section 3 shall be for the lifetime of the motor vehicle and shall be paid in advance in lump sum by the owner। ठीक है, या तो आप लाइफ टाइम के फॉर्म में इसको भर सकते हो, आजीवन अवधि के लिए आपका होगा। ठीक है, या फिर अग्रिम एक मुश्त भुगतान किया जाएगा, लमसम सीधा, जैसे होता है ना, समझना है सर, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स आता है ना, तो क्या होता है कि आपने बहुत सारा टैक्स आपका हो गया, आपने भरा नहीं, तो क्या होता है एक मुश्त टैक्स जो होता है ना, एक मुश्त मतलब एक बार में आप पूरा टैक्स जो है जो बना आपका वो आप भर के आ जाते हो। क्या हो जाता है, एक बार में जो टैक्स आपका बनता है वो एक बार में जो टैक्स आपका बनता है आप भर के आ जाते हो। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। अब आगे यहाँ पे प्रोवाइडेड डेट की बात की गई है कि यह प्रदान किया गया है, कहाँ पे प्रदान किया गया है, आप सब क्लॉज देखो 1, क्या बोला इन्होंने, इन केस ऑफ मोटर व्हीकल स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट प्रोविजन टू सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 3 रजिस्टर्ड इन मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में पंजीकृत अगर आपका है तो टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स जो आपका होगा पेड, ठीक है, प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ लाइफ टाइम टैक्स स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल। क्योंकि प्रथम शेड्यूल के अंदर लाइफ टाइम टैक्स की बात ही नहीं की गई है, वो तो सेकंड शेड्यूल के अंदर आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि राशि जो आजीवन कर की राशि जो आपकी है वो आपकी यहाँ पर रिड्यूस कर दी जाएगी, डिडक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, ये लिखा है देखो, डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट। ठीक है, ये क्या कर दिया जाएगा, डिडक्ट आपका यहाँ पर कर दिया जाएगा। आगे हम बात करें तो आगे क्या बोला है, इन केस ऑफ मोटर व्हीकल, क्या बोला, इन केस ऑफ मोटर व्हीकल स्पेसिफाइड इन फर्स्ट प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 रजिस्टर्ड इन एनी अदर स्टेट। मतलब अब बात की जा रही है कि अब आपका जो मोटर व्हीकल है वो दूसरी स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड है और इसको आप लेके आ गए हो मध्य प्रदेश के अंदर। आप कहां पे लेके आ गए हो, आप इसको मध्य प्रदेश के अंदर लेके आ गए हो, तो एन अमाउंट ऑफ टैक्स दैट ought out to have been paid under first schedule had the vehicle been originally registered and used in Madhya Pradesh till the date of payment of lifetime tax shall be deducted from the amount of lifetime tax specified in the second schedule। मतलब इसमें क्या हुआ कि प्रथम सूची के अनुसार अगर कर जो है वाहन के मूलतः मध्य प्रदेश में पंजीकृत या प्रयुक्त होने पर जो देय होता है वो आपने भर दिया। अब आजीवन जो कर आपका है जो कि आपको द्वितीय अनुसूची के अंदर देखने को मिलता है, तो उसमें से उसको क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा। और ऑनर जो होगा, ऑनर ऑफ सच व्हीकल, उस व्हीकल का जो ऑनर होगा
shall furnish no dues certificate issued by the taxation authority of the state. स्टेट की जो टैक्सेशन अथॉरिटी है, नो ड्यूज प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, वाहन के मालिक को उस राज्य के कर प्राधिकारी द्वारा जो नो ड्यूज सर्टिफिकेट दिया गया होगा वो प्रस्तुत करना होगा। नहीं आई बात समझ में? समझो यहाँ पे प्रथम यहाँ पे क्या बोला कि दूसरे स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड है, मध्य प्रदेश के अंदर लाया गया है। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लाया गया है। An amount of tax out have been paid under first schedule had the vehicle been originally registered and used in मध्य प्रदेश। ठीक है, मतलब उस स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड है और वहां पे फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है आपका पेमेंट हुआ है, मध्य प्रदेश में यूज हो रहा है टिल द डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ लाइफ टाइम एक्ट। लाइफ टाइम टैक्स का जो डेट है उससे आपका जो है यूज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि भैया नो ड्यूज सर्टिफिकेट जो आपका होगा ना उस स्टेट के प्राधिकारी के द्वारा जो दिया गया होगा वो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा, तब जाके डिडक्शंस आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? डिडक्शंस आपको देखने को मिलेगा। आगे हम बात करें तो आगे क्या बोला गया है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द मैक्सिमम अमाउंट डिडक्टेबल अंडर क्लॉज 1 और सेकंड, मतलब जो क्लॉज आपका 1 और सेकंड है ऑफ द फर्स्ट प्रोविजन shall not in any case exceed 15%। ठीक है, यह किसी भी केस के अंदर 15% ऑफ अमाउंट ऑफ लाइफ टाइम टैक्स स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल। ठीक है, सबसे पहले तो आप बार बार एक चीज याद रखिएगा कि सेकंड शेड्यूल के अंदर आपको लाइफ टाइम टैक्स स्पेसिफाइड किया गया है। तो जो लाइफ टाइम टैक्स आपका है इसके 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अधिकतम कटौती योग्य राशि जो आपकी है किसी स्थिति में, तो वो कटौती राशि डिडक्शन अमाउंट जो आपका रहेगा 50% आपका रहने वाला है। कितना रहने वाला है आपका? 50% आपका रहने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोला है? नेक्स्ट पॉइंट बोला है प्रोवाइडेड ऑल्सो डेट इन केस द टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल referred to in the first provision to subsection 1 of section 3 has already have been paid prior to the commencement of this act। इस एक्ट के कमिटमेंट के पहले ही जो है फर्स्ट प्रोविजन, ठीक है, सेक्शन 3 का सेक्शन सबसेक्शन 1 उसके अंतर्गत पूरा का पूरा पेड कर दिया गया है। ऑलरेडी हैव बीन पेड कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो द लाइफ टाइम टैक्स शैल बी लेवीड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ विच टैक्स, मतलब इस टैक्स का जो एक्सपायरी पीरियड होगा उसके बाद यहां पर जो है आपका लाइफ टाइम टैक्स जो आपका है, ठीक है, लाइफ टाइम टैक्स जो आपका है क्या बोला है, लेवीड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच द टैक्स वाज सो पेड, such tax shall be paid within 1 month from the date of expiry of the said period। जो भी आपका said period है उसकी एक्सपायरी डेट जो आपकी होगी, एक्सपायरी डेट से 1 महीने के अंदर आपको ये जो टैक्स आपका रहेगा, लाइफ टाइम टैक्स जो आपका रहेगा, ये आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। अगर हम मध्य प्रदेश की एग्जाम को दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश के टैक्सेस से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट आपका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 6 जो है, बार ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स बाय एनी लोकल अथॉरिटी, मतलब किसी भी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कर लगाने का निषेध। ठीक है, तो नो लोकल अथॉरिटी कैन इम्पोज और इंक्रीज एनी टैक्सेस। सबसे पहली बात तो ये आती है कि कोई भी जो लोकल अथॉरिटी है वो किसी भी प्रकार के टैक्स को इंक्रीज नहीं करेगी, इम्पोज नहीं करेगी, ना ही टोल की यहाँ पे बात होगी, टैक्स हो गया, टोल हो गया, लाइसेंस फी आपकी हो गई है मोटर व्हीकल की आफ्टर कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के कमिटमेंट के बाद, एक्सेप्ट फॉर दोज ऑलरेडी इन फोर्स सिंस बिफोर अप्रैल 1 1942, मतलब कि जो अप्रैल 1 1942 के पहले लगाए गए हैं वो अभी भी लागू हैं। ठीक है, इफ अ पर्सन इज लाइबल टू पे सच चार्ज टू द अथॉरिटी इट विल बी कंसीडर्ड एज पेड। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसी शुल्क की जो जिम्मेदारी है उसको दिया हुआ है, ठीक है, जिम्मेदारी है, शुल्क देने की जिम्मेदारी जो है उसे दिया हुआ माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पर याद रखिएगा। सेक्शन 7 जो आपका है, सेक्शन 7 आपको यहाँ पे क्या बताता है, सेक्शन 7 आपको बताता है ग्रांट टू लोकल अथॉरिटी के बारे में। किसके बारे में बताता है? ग्रांट टू लोकल अथॉरिटी के बारे में बताता है, मतलब स्थानीय प्राधिकरणों को अनुदान के बारे में बताता है। क्या बताता है? क्लॉज 1 बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट शैल एट क्लॉज ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, जो वित्तीय वर्ष आपका होता है, मेक टू एवरी कंटोनमेंट बोर्ड
municipal committee and notified area committee which was imposing tax, toll or license fee in respect of motor vehicle before the first day of April 1942. A grant of same as was being paid to such board committee immediately before the commencement of this act. मतलब राज्य सरकार जो होता है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में जो भी आपके यहाँ पर कंटेनमेंट बोर्ड आपके होते हैं, जो छावनी बोर्ड आपके होते हैं, नगर पालिका समिति आपकी होती है, अधिसूचित क्षेत्र जो होते हैं, 1 अप्रैल 1942 से पहले जो मोटर वाहन के संबंध में कर लेते थे या टोल लेते थे या लाइसेंस शुल्क ले रही थी, उनको उतना ही जो अनुदान होगा वो उस बोर्ड समिति और अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पहले दिया जा रहा था, वो भैया लिया जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में लिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट नो सम शैल बी पेएबल टू द कंटोमिनेट बोर्ड unless it agree not to recover any tax, toll और लाइसेंस फी in respect of motor vehicle। मतलब यह शर्त है कि छावनी बोर्ड को कोई राशि दे नहीं होगी जब तक वह यह सहमत नहीं होता है कि वह मोटर वाहन के संबंध में कोई कर, टोल या लाइसेंस शुल्क वसूल नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर ये वसूल नहीं करता है तो फिर तो बढ़िया बात है, नहीं देना होगा फिर। ठीक है, any sum payable under subsection 1 shall be charged on consolidated fund of the state। मतलब उपधारा 1 के तहत कोई दे कोई राशि जो आपकी होगी राज्य की समीकृत निधि या आरोपित निधि के रूप में की जाएगी। मतलब कंसोलिडेटेड फंड के फॉर्म में आपका जो रहेगा वो आपका चार्ज्ड होगा। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट आप याद रखना। ठीक है, क्या याद रखना आप? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट आप याद रखना कि अगर कोई भी सम आपका है, पेएबल आपका है, इस सेक्शन के अंतर्गत सब सेक्शन 1 के अंतर्गत है, तो चार्ज्ड ऑन, ये कैसे चार्ज किया जाएगा? ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट के फॉर्म में आपसे चार्ज किया जाएगा। ठीक है कि भैया हाँ ये अमाउंट आपको पे करना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के फॉर्म में। ठीक है, अब आपका जो सेक्शन नंबर 8 होता है, क्या होता है? सेक्शन नंबर 8 होता है। ठीक है, इसको देख के ऐसा लग रहा होगा ना, इस एक्ट को देख के ऐसा कि हमारा ये एक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा, हमें ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस एक्ट के अंदर सिर्फ सेक्शन जो है हमारे 38 सेक्शंस हैं। ठीक है, 38 सेक्शंस हैं, लेकिन इंपोर्टेंट सेक्शंस हैं, एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जितनी चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखो आपको भी पता है कि टैक्सेस है बहुत बड़ा आपका ये पार्ट है। ठीक है, बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत सारी टेक्निकल लैंग्वेजेस है, आप इतना सारी चीजों को याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जो चीज मैं इंपोर्टेंट लिखता हूँ, आईएमपी लिखता हूँ, उन चीजों को आप कर लेना। ठीक है, और अभी मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा, वो एमसीक्यूज को कर लेना। मैं गारंटी ले रहा हूं भैया 20 क्वेश्चन जो आपके हैं, जो एग्जाम के अंदर आने वाले हैं वो आपसे बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। ठीक है, बट इतना करके जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स पेएबल। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है ये वाला सेक्शन। ठीक है, लेकिन हाँ फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन, आपको डिक्लेरेशन यहाँ पे फाइल करना है, साथ ही साथ डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स पेएबल, आपको डिटरमाइन करना है कि कितना टैक्स आपको यहाँ पे पे करना है। तो ये आपको सेक्शन 8 के अंदर देखने को मिलेगा। किसके अंदर आपको देखने को मिलेगा? ये आपको सेक्शन 8 के अंदर देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पे समझिएगा कि एवरी मोटर व्हीकल ओनर जो आपका होता है, क्या होता है? एवरी मोटर व्हीकल ओनर जो होता है टू फाइल अ डिक्लेरेशन, वो डिक्लेरेशन को फाइल करता है, साथ ही साथ प्रूफ ऑफ टैक्स पेमेंट की बात यहाँ पे करता है विद द टैक्सेशन अथॉरिटी, जो कि टैक्सेशन अथॉरिटी के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड किया गया होगा। इफ व्हीकल इज अल्टर्ड एंड बिकम लाइबल फॉर हायर टैक्स, अगर व्हीकल यहाँ पे अल्टर्ड की बात होती है, व्हीकल अल्टरेशन की बात होती है, तो लाइबल फॉर हायर टैक्स, वो लाइबल हो जाता है हायर टैक्स के लिए। एंड एडिशनल डिक्लेरेशन एंड पेमेंट प्रूफ मस्ट बी फाइल्ड। ठीक है, पेमेंट प्रूफ आपको यहाँ पे फाइल्ड करना पड़ेगा। टैक्सेशन अथॉरिटी जो आपका होगा वो यहाँ पे वेरीफाई करेगा, ऑनर आ हियरिंग एंड डिटरमाइन द फाइनल टैक्स ड्यू। ठीक है, सुनेगा और बताएगा कि भैया फाइनल टैक्स इतना ड्यू है। इफ नो डिक्लेरेशन इज फाइल्ड, अगर डिक्लेरेशन फाइल्ड नहीं है तो अथॉरिटी कैन डिसाइड द टैक्स, अथॉरिटी यहाँ पे टैक्स को डिसाइड करेगा किस बेसिस पर? बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड नोटिफाई द ओनर, जो उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उसके बेसिस पर टैक्स की कैलकुलेशन करेगा और ओनर को नोटिफाई करेगा। एनी डिफरेंस इज डिटरमाइंड, अगर डिफरेंस यहाँ पे डिटरमाइंड होता है किस बेस में? जो भी पेड टैक्स आपका है मस्ट बी सेटल्ड और रिफंडेड। ठीक है, तो फाइलिंग ऑफ फॉल्स डिक्लेरेशन में भी लीड टू पेनल्टी, अगर आप फॉल्स डिक्लेरेशन को यहाँ पे फाइल करते हो तो आपको पेनल्टी भी यहाँ पे देनी पड़ सकती है। जो भी आपका असेस्ड टैक्स होगा
उस पर उसका 2 गुना आपको पेनल्टी यहाँ पर देना पड़ेगा। अल्टरेशन इंक्लूड चेंजेस लाइक परमिट एक्वाइसेंस एंड सरेंडर, नॉन यूज और परमिट मॉडिफिकेशन। ठीक है, अल्टरेशन के अंदर क्या क्या चीजें आपकी इंक्लूड होंगी, तो ये पॉइंट जो लास्ट वाला है ये आपका इंपोर्टेंट यहाँ पे बन सकता है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जा सकता है कि अल्टरेशन के अंदर क्या क्या चीजों को इंक्लूड यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, अल्टरेशन में यहाँ पे ये हो रहा है कि वाहन के अंदर परिवर्तन में, जैसे कि परिवर्तन में परमिट लेना हो गया, छोड़ना हो गया, उपयोग ना करना हो गया, परमिट में बदलाव आपका हो गया, तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर सम्मिलित जो है हो जाएंगी। ठीक है, सेक्शन नंबर 9 जो आपका है यह बताता है प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस बिफोर द टैक्सेशन अथॉरिटी। ठीक है, कर प्राधिकरण के समक्ष बीमा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, क्या करना, बीमा प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना। तो क्या बोला है कि एवरी ऑनर सेल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 8 प्रोड्यूस बिफोर द टैक्सेशन अथॉरिटी a valid certificate of insurance in respect of the motor vehicle which complies with the requirement of the chapter 11 of the motor vehicle act। तो आपको पता चल गया यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस की जो बात हो रही है, तो आपको पता है सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस की यहाँ पे बात हो रही है अबाउट थर्ड पार्टी रिस्क। ठीक है, इसकी अबाउट थर्ड पार्टी रिस्क, थर्ड पार्टी रिस्क आपको ऐसे यहाँ पे लिंकअप करना है। थर्ड पार्टी रिस्क की अपन बात कर रहे हैं, तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है एमबी एक्ट जो हमारा होता है ना 1988, इसके चैप्टर 11 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलेगा, चैप्टर 11 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो क्या बोला है, जो भी आपका धारा 8 है, सेक्शन 8 आपका है, घोषणा पत्र दायर करते समय जो मोटर वाहन के संबंध में एक वैध बीमा प्रमाण पत्र की बात जो अपन करते हैं, ठीक है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, अथॉरिटी के सामने, टैक्सेशन अथॉरिटी के सामने एक वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस आपको देना पड़ेगा, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत चैप्टर अध्याय 11 के तहत आवश्यकताओं का पालन करता है। जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं चैप्टर नंबर 11 के अंदर आपको बताया है, इंश्योरेंस के बारे में बताया गया, सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस के बारे में बताया गया है, अबाउट द थर्ड पार्टी रिस्क के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो अब हमारा सेक्शन 10 आने वाला है, जो कि हम अगली क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप नेविगेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है, बेल आइकन को आप प्रेस करिए, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप मोटर बोल रहा हूं मैं, अगर आप ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट कोर्सेज टेस्ट सीरीज आपको नेविगेट प्राइम ऐप पर मिलने वाली है, आप ऐप को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त, और आगे जो हमारा सेक्शन नंबर 10 आने वाला है उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, क्लास ओवर।